हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। मेरा नाम शिवांगी जैन है। आज हम टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी पढ़ेंगे कि इंडियन लेजिस्लेचर में टोटल कितनी मेजॉरिटी होती हैं और उनकी एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे और इसके बाद हम एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे इन दी लास्ट। तो 4 तरह की मेजॉरिटी होती हैं: एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी एंड स्पेशल मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होती है? ये होती है कि जो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस होती है, जैसे कि लोकसभा में 543 टोटल स्ट्रेंथ है, तो इसका 50% चाहिए होती है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होती है? मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो इसका एप्लीकेशन कहाँ है, मतलब ये कब यूज़ होती है? जब इलेक्शंस होते हैं, उसके बाद जब सरकार बनाने की बात होती है स्टेट लेवल पे और सेंटर लेवल पे, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड द स्टेट, तब हमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए होती है। इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होती है? पहले हम इफेक्टिव स्ट्रेंथ निकालते हैं, मतलब कि जो टोटल स्ट्रेंथ है 543 लोकसभा में, उसमें से वैकेंट को माइनस कर देंगे तो हमारी इफेक्टिव स्ट्रेंथ आ जाएगी। इसका हमें मोर देन 50% चाहिए, तो इसको बोलते हैं हम इफेक्टिव मेजॉरिटी। इसको हम देन मेजॉरिटी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? देन मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी को देन मेजॉरिटी भी बोलते हैं। इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है? जब वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना होता है, तो इसका सबसे पहले इनिशिएट कहाँ पे होता है? ये राज्यसभा में होता है। राज्यसभा इसको इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास करती है, वही लोकसभा इसको सिंपल मेजॉरिटी से पास करती है। तो वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए राज्यसभा में हमें इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए और लोकसभा में हमें चाहिए सिंपल मेजॉरिटी। वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। और जब हमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर या डिप्टी प्रिसाइडिंग ऑफिसर, चेयरमैन और स्पीकर को हटाना है, तब भी हमें इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए। और डिप्टी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को हटाना है, तब भी हमें इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए। सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है? मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, कि मतलब आज कितने लोग आए हैं उसका 50% हमें चाहिए, उसको बोलते हैं सिंपल मेजॉरिटी। इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है? जब किसी स्टेट की बाउंड्रीज को या उसका नाम चेंज करना है, तो पार्लियामेंट बाय लॉ का मतलब होता है सिंपल मेजॉरिटी से इसको चेंज कर देती है या एक नया स्टेट बना देती है। चाहे एरिया कम करना हो, बढ़ाना हो, बाउंड्री अल्टर करनी हो, नेम चेंज करना हो, कुछ भी, तो ये सिंपल मेजॉरिटी से होता है। टू पास ऑर्डिनरी, मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल। ऑर्डिनरी बिल कैसे पास होता है? सिंपल मेजॉरिटी से। मनी बिल सिंपल मेजॉरिटी, फाइनेंशियल बिल सिंपल मेजॉरिटी। नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन लाता है? अपोजिशन लाती है। ये किससे पास होता है? सिंपल मेजॉरिटी से। कॉन्फिडेंस मोशन कौन लाता है? रूलिंग पार्टी लेके आती है। किससे पास होता है? सिंपल मेजॉरिटी से। सेंसर मोशन में क्या होता है? डांट फटकार पिटती है कभी मिनिस्टर को या पूरी सरकार को, कि अगर कोई क्रिटिसाइज करना हो तो सेंसर मोशन लाया जाता है। और ये किससे लाया जाता है? किससे पास होता है? सिंपल मेजॉरिटी से। इसमें किसी मिनिस्टर को रिजाइन नहीं करना पड़ता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। इसमें सिर्फ उनको क्रिटिसाइज किया जाता है फॉर हिज एक्शन। फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन लोकसभा, मैंने अभी बताया था कि वाइस प्रेसिडेंट को राज्यसभा में इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए होती है और लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। और अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी, वैसे तो अभी तक आई नहीं है, अगर लगेगी तो सिंपल मेजॉरिटी से लगेगी। प्रेसिडेंट का जो रूल होता है स्टेट इमरजेंसी, ये भी सिंपल मेजॉरिटी से लाई जाती है। इलेक्शन ऑफ स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ये कैसे होता है? इनका जो इलेक्शन होता है स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का लोकसभा में और विधानसभा में, ये होता है सिंपल मेजॉरिटी से। लेकिन इनका रिमूवल जो होता है वो होता है स्पेशल मेजॉरिटी से। अभी हम आगे पढ़ेंगे। किसी राज्य को बनाना है, ये भी सिंपल मेजॉरिटी से। एबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये भी किससे होता है? सिंपल मेजॉरिटी से। जो रेजोल्यूशन होता है वो स्पेशल मेजॉरिटी से विधानसभा पारित करती है, लेकिन जब पार्लियामेंट को, अगर वो उनकी मर्जी है कि एबॉलिशन करना है, बनाना है, ये उन पर बाइंडिंग नहीं होता है, तो पार्लियामेंट इसको अगर बनाना चाहती है या उसको एबॉलिश करना चाहती है, वो सिंपल मेजॉरिटी से ही करता है। सेकेंड शेड्यूल में जो भी सैलरीज, अलाउंस, प्रिविलेजेस दिए हैं प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, इन 5 के, तो वो किससे होते हैं? सिंपल मेजॉरिटी से। कोरम लाना इन पार्लियामेंट, ये भी सिंपल मेजॉरिटी से। सैलरीज, अलाउंस ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो भी पार्लियामेंट में एमपी होते हैं उनके सैलरी अलाउंस में कुछ चेंज करना है तो सिंपल मेजॉरिटी से। रूल्स में कुछ चेंज करना है पार्लियामेंट के प्रोसीजर में तो भी सिंपल मेजॉरिटी। और अगर यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन पार्लियामेंट,
अगर इंग्लिश लैंग्वेज का भाषा का यूज़ करना चाहते हो तो सिंपल मेजॉरिटी से आप परमिशन ले सकते हैं। नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, अगर 34 जजेस है, अगर इसमें आपको चेंज करना है, बढ़ाना है, कम करना है, तो ये किससे होगा? सिंपल मेजॉरिटी से। conferment of more jurisdiction on the Supreme Court, use of official language, citizenship and acquisition and termination, elections to parliament and state legislature, ये सब के सब सिंपल मेजॉरिटी से होंगे। डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, यूनियन टेरिटरी, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल कि मतलब किसी का शेड्यूल एरिया का कुछ करना है, या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया, ये सब सिंपल मेजॉरिटी से पास होंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है अंडर आर्टिकल 368, जैसे कि इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि कोई फेडरल स्ट्रक्चर है और अगर उसमें चेंज करना है तो उसमें राज्य की भी परमिशन लेनी होती है, मतलब विधानसभा की भी परमिशन लेनी होती है। सारे स्टेट्स की नहीं, ओनली सिंपल मेजॉरिटी से लेनी होती है। और ये मोर देन 50 मतलब एटलीस्ट 50 स्टेट्स को, 50% स्टेट्स को अपने सिंपल मेजॉरिटी से विधानसभा से उनको रेटिफाई करना होता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट बिल आया और वो फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है तो। प्रिविलेजेस ऑफ द पार्लियामेंट, इट्स मेंबर एंड इट्स कमेटी। अब बात करते हैं स्पेशल मेजॉरिटी की। इसमें चाहिए होती है 2/3, अब 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। अब ये प्रेजेंट कई तरह से हो सकती है, जैसे कि आर्टिकल 249 एंड 312 में बात करें तो हमें 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग चाहिए, कि मतलब जितने मेंबर्स हैं उसका 2/3 चाहिए। तो ये स्पेशल पावर होती है राज्यसभा की। इसमें लोकसभा की ये स्पेशल पावर होती है राज्यसभा की अंडर आर्टिकल 249 एंड 312। 249 में क्या होता है कि रिजोल्यूशन पास करते हैं राज्यसभा कि उनको कोई लॉ बनाना है स्टेट लिस्ट से उठा के, तो राज्यसभा रिजोल्यूशन पास करेगी और वो 1 साल के लिए वैलिड होगा एट अ टाइम। अब अगर उसको आपको फिर से लाना है तो आपको उसको फिर से रिजोल्यूशन को पास करना पड़ेगा, मतलब 1 साल के लिए ही वैलिड रहता है वो रिजोल्यूशन। और अगर वो रिजोल्यूशन फिर से पारित नहीं किया तो मैक्सिमम 6 मंथ तक उस अगर और पार्लियामेंट ने उस पर लॉ बना दिया तो मैक्सिमम वो 6 मंथ्स तक रह सकता है। और 312 के अंडर ऑल इंडिया सर्विसेज में, मतलब IAS IPS ये सब सर्विसेज अलॉट होती है। ये कौन करता है? राज्यसभा करते हैं। आर्टिकल 368 क्या बोलता है? एटलीस्ट 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, या 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। इन दोनों में से विच एवर इज मोर, या तो आप 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्रूव कर दो या मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। तो ये होती है हमारी आर्टिकल 368। इसमें क्या होता है कि अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट करनी है तो हमें आर्टिकल 368 लाना है और फिर उससे हमें एटलीस्ट 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग और मोर देन 50% टोटल स्ट्रेंथ, जो भी विच एवर इज मोर। और अगर हमें प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है तो ये आर्टिकल 361 में दिया है, आर्टिकल 61 में दिया है। और इसमें हमें चाहिए पड़ते हैं 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा किस में चाहिए होते हैं तो वो होगा आर्टिकल 61, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर चाहिए है, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368, इसके बारे में कुछ जानते हैं। इसका प्रोसेस क्या होता है कि मेजॉरिटी ऑफ द 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, या तो 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, जो भी विच एवर इज हायर। और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर रहे हैं और जिससे अगर फेडरल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है तो उसमें ये तो चाहिए, प्लस आपको 50% ऑफ द विधानसभा की भी रेटिफाई करना है, और वो करेंगे बाय सिंपल मेजॉरिटी। इसमें MLC का कोई रोल नहीं है, विधान परिषद का। अब फेडरल स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे कि अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन के चेंज या उसका मैनर चेंज करना है तो ये फेडरल स्ट्रक्चर में आता है। एक्सटेंड करना है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट की, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कुछ चेंज करना है। या लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, एनी ऑफ द लिस्ट इन 7 शेड्यूल, जो भी कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट में है, उसमें अगर कुछ चेंज करना है तो इसमें आपको राज्य की मोर देन एटलीस्ट 50% स्टेट्स की उसको हाँ बोलना चाहिए बाय सिंपल मेजॉरिटी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट, चेंजिंग द प्रोसीजर अंडर आर्टिकल 368 की उसके प्रोसीजर में चेंज करना है। अदर कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू अमेंडमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है ये पास कैसे किया जाता है। सच बिल कैन बी इनिशिएटेड इन ईदर हाउस, जैसे मनी बिल होता है ये सिर्फ लोकसभा में इनिशिएट करते हैं विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द
प्रेसिडेंट। इसके लिए हमें दोनों हाउस में, हम लोकसभा में भी स्टार्ट कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं, और राज्यसभा में भी इनिशिएट कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मिनिस्टर भी ला सकते हैं और नॉन मिनिस्टर भी ला सकते हैं। मतलब प्राइवेट मेंबर क्या है, जो मिनिस्टर नहीं है लेकिन वो MP हैं। इट डज नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। मनी बिल में हमें प्रायर परमिशन चाहिए होती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल में अगर हमें कुछ चेंज करना है, इसके लिए हमें प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन की ज़रूरत नहीं है। ईच हाउस मस्ट पास द बिल सेपरेटली। दोनों हाउस सेपरेटली इसको पास करेंगे, और इस अगर डेडलॉक हो गया तो इसमें जॉइंट सिटिंग नहीं होगी। द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट टू द बिल। He can neither withhold his assent to the bill nor return the bill for reconsideration of the parliament। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया है प्रेसिडेंट के पास, तो उनको ज़रूरी है कि मस्ट है, मैंडेटरी है कि उनको अपनी मंजूरी देनी पड़ेगी। इसमें रिकन्सिडरेशन के लिए वो रिटर्न नहीं कर सकते, सस्पेंसिव वीटो यूज़ नहीं कर सकते, ना ही पॉकेट वीटो, कोई भी वीटो यूज़ नहीं कर सकते। ये कौन से अमेंडमेंट से किया गया था? 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में मैडम इंदिरा गांधी ने किया था। इंदिरा गांधी जी ने किया था कि प्रेसिडेंट को जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होगा तो उस पर वीटो नहीं लगा सकता। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि कौन सस्पेंसिव वीटो कौन से बिल में यूज़ होती है, मनी बिल में, ऑर्डिनरी बिल में, या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में? ये आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। अदर एप्लीकेशन ऑफ द स्पेशल मेजॉरिटी। अब स्पेशल मेजॉरिटी और किधर किधर लगते हैं? रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। अगर आपको हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को निकालना है तो उसके लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, 2/3 एंड द प्रेजेंट एंड वोटिंग, या तो एब्सोल्यूट नो 2/3 एंड द प्रेजेंट एंड वोटिंग, या मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, विच एवर इज हायर, ये आपको मेजॉरिटी चाहिए। या चीफ इलेक्शन कमिश्नर या CAG, इनको रिमूव करना है तो भी स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। नेशनल इमरजेंसी अगर लग गई है तो उसके बाद आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है बोथ दी हाउसेस से। और रिजोल्यूशन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द क्रिएशन एंड अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो मैंने अभी बताया था कि अगर किसी स्टेट चाहती है कि विधान परिषद हो, अभी तो फिलहाल सिर्फ 6 स्टेट्स में विधान परिषद है, लेकिन अगर चाहते हैं कि विधान परिषद उनके स्टेट में आए तो वो विधानसभा से स्पेशल मेजॉरिटी से पास करेंगे रिजोल्यूशन, और फिर वो पार्लियामेंट में जाएगा। फिर पार्लियामेंट की मर्जी है कि वो बाइंडिंग नहीं है, पार्लियामेंट की मर्जी है कि वो बनाना चाहते हैं कि नहीं बनाना चाहते, और फिर वो वहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी से पास करेंगे। अब ये कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इफ द election of the president of India is declared void by the Supreme Court of India, all the acts done by him or her in the performance of duties of his or her office of president before the date of decision become invalid। अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली हो गया तो जो भी उन्होंने काम किया है तो क्या वो इनवैलिड हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि प्रेसिडेंट मोस्ट ऑफ द सारे काम तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे करते हैं, तो जो भी उनके द्वारा काम किए गए हैं, जो भी बिल पास किए गए, वो इनवैलिड नहीं होंगे। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगा। इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन्ड ऑन द ग्राउंड दैट सम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैव बीन डिसॉल्व्ड एंड इलेक्शंस आर येट टू टेक प्लेस। नो, अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराना है तो उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं कि अभी कुछ जो विधानसभा है किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा है, स्टेट इमरजेंसी लगी है, तो इस या इलेक्शन नहीं हुए हैं, तो इस बेसिस पे हम इलेक्शन प्रेसिडेंट के डिले नहीं कर सकते, पोस्टपोन नहीं कर सकते, ये भी फॉल्स हो जाएगी। व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट विद इन विच ही और शी हैज़ टू डिक्लेयर हिज और असेंट। नो, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टाइम लिमिट नहीं डिफाइन किया, तो हमारा हाउ मेनी ऑफ द वो स्टेटमेंट आर करेक्ट? नन। डी आंसर हो जाएगा। Consider the following statement. A bill amending the constitution require a prior recommendation of the President of India. अब बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, नो, सिर्फ मनी बिल के लिए प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है। मैं कॉन्स्टिट्यूशन अभी पढ़ा था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में प्रायर रिकमेंडेशन नहीं चाहिए होती, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हिज और असेंट। येस, ज़रूरी है कि उनको, मैंडेटरी है, ये ऑब्लिगेटरी है कि उनको असेंट देना ही पड़ेगा। तो सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है।
A constitution amendment bill must be passed by both the Lok Sabha and the Rajya Sabha by a special majority and there is no provision for the joint sitting. Yes, it is also correct. joint sitting का कोई प्रावधान नहीं है और दोनों हाउस को स्पेशल मेजोरिटी से पास करनी पड़ेगी. तो थर्ड स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी? करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन वो इज आर करेक्ट? 2 and 3. तो बी ऑप्शन. 2013 में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय एन इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल इन द लोकसभा ओनली. नो, किसी भी हाउस में इनिशिएट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को अगर इनिशिएट करना है. इफ सच एन अमेंडमेंट, तो ये हो जाएगी फॉल्स. इफ सच एन अमेंडमेंट सीक्स टू मेक चेंजेस इन द फेडरल character of the constitution, the amendment also required to be ratified by the legislature of all the state of India. No, अगर सच कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना है और उसमें अगर फेडरल कैरेक्टर कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज करना है, अभी मैंने बताए थे सारे, तो क्या सारे स्टेट की परमिशन चाहिए? नो, इट शुड बी रेटिफाइड बाय एटलीस्ट 50%. तो बाय सिंपल मेजोरिटी. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? नाइदर 1 नाइदर 2. अगर आपको मेरा सेक्शन अच्छा लगा है तो प्लीज़ उसको लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को. थैंक यू.